राजस्थान बोर्ड में आज जो पेपर हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी था। तो फिजिक्स में 11th का जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 12th का जो पेपर है वो सेकंड पारी में चल रहा है। तो 11th क्लास की फिजिक्स के पेपर का आज हम बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था, और न्यूमेरिकल का हल भी आज हम जानने वाले हैं। बड़े जो क्वेश्चन है वो आपने स्वतः हल कर लिए होंगे, तो छोटे क्वेश्चन यानी आपके जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन है, वो फॉर्मूले अपने पास जो अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में भी समझेंगे, और जो न्यूमेरिकल अपने यहाँ पर आए हुए हैं उनके बारे में भी आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 11th क्लास की फिजिक्स के पेपर का। तो हमारे पास यहाँ पर जो पेपर है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप पेपर को साथ लीजिए, आपने एग्जाम दी है और सॉल्यूशन जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था और कारण सहित हम उनको समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें था कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है। तो हमारे पास यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में पूछा गया है। तो मूल भौतिक राशियों के बारे में तो आप जानते हो, द्रव्यमान, लंबाई और समय होते हैं। तो हमारे पास तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सीधा सा इसका आंसर जो है वो हमारे पास वेग यानी वेलोसिटी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास में है इसका डी ऑप्शन यानी द। ये हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड हमारे पास में है कि प्रकृति में सबसे दुर्बल मूल बल की प्रास कितनी होती है। प्रकृति में 4 बल होते हैं। वैसे ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 जो भौतिक जगत वाला है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बेसिक जानकारी के हिसाब से भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि प्रकृति में मूल 4 बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो हमें यहाँ पर सबसे दुर्बल बल है उसके बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि दुर्बल बल जो आपके मेन 4 होते हैं उनके बारे में ही पूछा गया है। तो हमारे पास में उसकी जो प्रास होती है वो नाभिक में आपके पास लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जब रूपांतरण होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 10 की पावर -16 मीटर। ठीक है। अनंत जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज हो गई, विद्युत चुंबकीय बल की रेंज भी अनंत होती है। तो 10 की पावर -16 जो है वो हमारे पास में सेकंड का आंसर हो जाता है यानी ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रत्यावस्था गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है। तो प्रत्यावस्था गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है प्रतिबल बटा विकृति, और विकृति खुद एक विमाहीन राशि है। तो हमारे पास प्रतिबल का विमेय सूत्र निकालना है। प्रतिबल का जो विमेय सूत्र है वो दाब का ही विमेय सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर दाब का विमेय सूत्र निकाल लीजिए। तीसरे में दाब का विमेय सूत्र जो है वो हम जानते हैं m1 l-1 और t-2 होता है, और फॉर्मूला आप यूज करेंगे बल बटा क्षेत्रफल का। तो बल का विमेय सूत्र हम जानते हैं m1 l1 t-2 होता है, और क्षेत्रफल का हो गया l2। तो फाइनली क्या बन गया, m1 l-1 और t-2। ये प्रत्यावस्था गुणांक का विमेय सूत्र आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास में है इसका स, ये इसका राइट आंसर है m1 l-1 t-2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का वेग कितना होता है। इसका मतलब गति का प्रथम नियम अगर हम यूज करके देखें कि बाह्य बल का मान जब 0 हो तो स्थिर अवस्था में वस्तु है स्थिर रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो वो नियत वेग से गतिमान ही रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियत रहेगा उसका वेग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में वेग जो है वो क्या रहने वाला है, नियत। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ब जो है वो इसका सही आंसर है। ये अपने पास में ऑप्शन कौन से में था, स में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन डी यानी द जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर है। उम्मीद है कि आपके जो आंसर यहाँ पर आ रहे हैं वही आप वहां पर करके आए होंगे। पेपर जो था वो बिल्कुल आसान था, न्यूमेरिकल ज्यादा इसमें दिए नहीं गए थे, बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो है ऐड किए जाने चाहिए थे
ताकि पेपर का जो लेवल है थोड़ा हाई होना चाहिए था और न्यूमेरिकल भी होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल के बिना कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट में है किसी प्रक्षेपी का जो पथ होता है वो आप जानते हो इस प्रकार से आपके परवलयकार होगा, तो इसका ऑप्शन तो आपको मिल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट आंसर आपका परवलयिक होगा यानी पैराबोलिक। नेक्स्ट में है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 होता है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसका मान कितना होता है 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा यानी 1। बढ़ते हैं इसके आगे। एक गुटका मेज पर रखा हुआ है, यानी हमारे पास ये कोई मेज है, इसके ऊपर कोई गुटका रखा हुआ है, तो गुटके का भार किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, तो प्रतिक्रिया बल जो है जिस सतह पर वो रखा हुआ है वस्तु उस सतह के द्वारा अभिलंबवत लगता है प्रतिक्रिया बल। तो इसका मतलब है इस सतह के द्वारा इस गुटके पर किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन में देख लीजिए आपके ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऊपर की ओर और किसके द्वारा लगेगा, मेज के द्वारा लगेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी ऊपर की ओर और मेज के द्वारा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पास में है फिल इन द ब्लैंक्स वाले यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कंटिन्यू ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में है कि ठोसों के अणुओं की साम्य अवस्था दूरी, यानी ठोसों के बीच में जो अणु है उनके बीच की जो साम्य अवस्था की दूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका राइट आंसर है 10 की पावर -10 मीटर कोटि, ये उनके बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट है बलाघूर्ण का विमीय सूत्र, यानी टॉर्क का हमें यहाँ पर विमीय सूत्र बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कि फोर्स और दो फोर्स जो लगते हैं उन दोनों फोर्सों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। यहाँ पर मैं दूरी यूज कर लेता हूं। तो बल और दूरी का जो कॉम्बिनेशन आपके हल होता है वो तो कार्य के बराबर भी होता है। इसका मतलब आपके बलाघूर्ण का जो विमीय सूत्र है वो कार्य के ही बराबर हो जाएगा, m1l2t-2। तो ये आपके पास में टॉर्क का विमीय सूत्र m1l2t-2 हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास में है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपके ग्राफ है v और t के बीच में और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो v और t के बीच में जब क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। क्लियर है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है विस्थापन। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, देखिए रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के, यानी रॉकेट की जो गति है वो कौन से नियम पर आधारित है, आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के ऊपर आधारित है, यानी तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट की गति। ये हमारे पास में 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके बारे में है। 3 भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान होती है, यानी ऐसी कोई 3 राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं। तो देखो ये आपकी जो टॉर्क है यानी बलाघूर्ण जो है वो कार्य के विमीय सूत्र के बराबर ही होता है। वेग और चाल का विमीय सूत्र समान होता है, आवेग और संवेग का विमीय सूत्र समान होता है। अपने को यहाँ पर 3 का पूछा गया है, तो आपके पास कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। इसका मतलब कार्य का विमीय सूत्र ऊर्जा के विमीय सूत्र के बराबर ही होगा और बलाघूर्ण का विमीय सूत्र भी कार्य के बराबर होगा। यहां पर आपके पास में जो राइट आंसर है वो 3 राशियां हैं, कार्य, ऊर्जा व बलाघूर्ण। ये 3 राशियां जो हैं इन तीनों के विमीय सूत्र जो हैं वो समान होते हैं और क्या है, m1l2t-2, ये इनके विमीय सूत्र होते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है, यानी उसका वेग जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर, जबकि यहां पर वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। वैसे भी हम जानते हैं a बराबर होता है dv/dt और v यहां पर क्या है, नियत है, और नियत का जब हम अवकलन करते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो 14वें का राइट आंसर जो है वो है त्वरण 0 होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर का मान हमें यहां पर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर है i कैप प्लस में
जे कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा जो वेक्टर है वो हमें दिया हुआ है बी वेक्टर, उसका मान अपने पास में है 3i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। तो हमें यहां पर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो हम यहां पर जानते हैं लंबवत के लिए कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है उसका आंसर कितना हो, शून्य। तो आप इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कीजिए और अदिश गुणनफल करने के बाद अगर आंसर शून्य आता है तो हमारे पास ये बिल्कुल सही है। यहां पर ए का मान जो है वो है अपने पास i j और 3k कैप, डॉट में अपने पास में हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2 कैप। यहां पर अपने पास में a वेक्टर डॉट b वेक्टर में हल कर रहा हूं, तो यहां से हम जानते हैं कि i का गुणांक i के गुणांक के साथ गुणा होता है, j का गुणांक j के गुणांक के साथ और k का गुणांक k के गुणांक के साथ गुणा होता है। तो इसके आगे 1 इसके आगे 3, तो 1 इंटू 3, आगे यहां पर प्लस 1 प्लस 3 यानी प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 2 यानी माइनस का 3 इंटू 2 बराबर अपने पास 3 प्लस वो सॉरी माइनस और बराबर 6 हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया 0, यानी अपने पास हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में जब घूमती है तो उसको घुमाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है अभिकेंद्रीय बल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है कार्य ऊर्जा प्रमेय को परिभाषित कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर। तो परिभाषा क्या हो गई, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो W बराबर डेल्टा के। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके फिर एक नंबर का न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल अभी अपने पास में अदिश गुणनफल वाला आया है और अब अपने पास एक नंबर का न्यूमेरिकल और यहां पर है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, रेडियस के बारे में बोला गया है, तो एक दिन की अवधि कितने घंटे की होगी। यानी अपने ये जो क्वेश्चन है वो आवर्तकाल और त्रिज्या से रिलेटेड है और किसी भी ग्रह के लिए आवर्तकाल और त्रिज्या का जो नियम है वो केपलर का थर्ड नियम है, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है r की घात 3। यहां से t बराबर मैं यूज कर सकता हूं कोई कांस्टेंट और r की घात 3/2। हमारे पास यहां पर रेडियस को चेंज किया गया, तो हमारे पास फर्स्ट ये मान लेते हैं, सेकंड अपने पास में टी डैश, यहां पर k, अब अपने पास नई रेडियस r डैश और पावर कितनी है 3/2। अब ये हमें पूछा गया तो देखिए टी डैश बटा में टी, यहां पर k r डैश पावर 3/2, यहां पर k r 3/2, k से k यहां पर कट जाएगा t डैश। ये शुरू वाला आपके आवर्तकाल है कितना 24 घंटे। यहां से आपके पास r डैश जो है वो पहले वाली रेडियस का आधा है, तो r डैश की जगह कितना r/2, यहां से आपके पास पावर 3/2 और बटा में पहले से ही r 3/2 है। यहां से देखिए r के ऊपर घात 3/2, r के ऊपर पावर 3/2, यहां से बच गया 1/2 की पावर 3/2। तो t डैश बराबर 24 घंटे आपके ऊपर चला जाएगा, यहां पर है 2 की पावर 3/2, 24 2 की पावर 3, यहां से 2 और 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 यानी यहां पर 3/2 को मैंने अलग कर लिया है, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब 1.414 होता है और 2, तो 2 को 1.414 से हम गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसका भाग देंगे हम 24 में। तो फाइनल जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 8.486 घंटे, तो लगभग हो गया 8.5 घंटे। इसका मतलब यदि पृथ्वी की रेडियस को आधा कर दिया जाए तो पृथ्वी का आवर्तकाल आपके 8.5 यानी लगभग 8.5 घंटे रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो जाता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को परिभाषित कीजिए। तो आपके पास में गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसको आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, यानी ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके हुक का नियम, और हुक के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन ये कंडीशन आपकी कब लागू होती है, प्रत्यास्थता की सीमा में। प्रत्यास्थता की सीमा में ही प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के। तभी आपके पास सीधी सरल रेखा आती है, उसके बाद में आपकी कर्व जो है वो घूम जाता है। तो हुक का नियम क्या हुआ, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। आपके क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि आपके पास शॉर्ट आंसर वाला है। इससे पहले वेरी शॉर्ट वाले थे, यानी बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में अब अपने पास है संरक्षी और असंरक्षी बलों की परिभाषा। तीन प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो एक परिभाषा तो ये है कि संरक्षी बल वे होते हैं जिनके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं होता है, और अगर पथ पर निर्भर होता है तो असंरक्षी बल, और अगर पथ पर निर्भर नहीं होता है तो उस समय जो बल होता है वो होता है संरक्षी बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है और घर्षण बल जो है वो एक असंरक्षी बल है। इसी प्रकार से दो परिभाषाएं और भी बनती हैं, तो आप एक परिभाषा यहां पर लिख सकते थे, संरक्षी बल यानी वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होता है, संरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण में आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल हो गया जैसे, और यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर होता है तो वो असंरक्षी बल होगा, जैसे उदाहरण में आपके घर्षण। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। प्रथम नियम के अनुसार यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही होगी, और गतिमान अवस्था में है तो नियत वेग से गतिमान अवस्था में ही होगी, जब तक कि कोई उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगता है, और अपने आप दिशा भी चेंज नहीं कर सकता। और जबकि जड़त्व भी क्या कहता है, जड़त्व किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी पहला नियम जो है वो आपके अवस्था परिवर्तन का ही विरोध करता है, और जड़त्व का मतलब भी वही है, अवस्था परिवर्तन का विरोध। इसी वजह से प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब अपने पास यहां पर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को अब हम यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। यानी आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार हम ये जानते हैं कि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर आवेग की जो परिभाषा है उसके अनुसार हम जानते हैं आवेग बराबर होता है बल, और जितने समय अंतराल में वो बल लगता है वो समय अंतराल यानी डेल्टा टी। गति के सेकंड के नियम के अनुसार आपके एफ जो होता है वो होता है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी के। डेल्टा टी आप यहां से कट जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा पी। यही होती है आवेग संवेग प्रमेय। संवेग में परिवर्तन आवेग के क्या होता है, वही बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो थोड़ा आपके डेरिवेशन टाइप का है। पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। हम यहां पर जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है Gm बटा आर स्क्वायर, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, M पृथ्वी का मास और R है पृथ्वी की त्रिज्या। H ऊंचाई पर जब वस्तु चली जाएगी उस समय गुरुत्वीय त्वरण को मान लेते हैं G डैश से, तो G डैश बराबर Gm, और रेडियस अब आपके पास यानी ऊंचाई हो गई R प्लस H का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर जब भी करते हैं तो भाग लगा दीजिए, तो अपने पास G डैश बटा G, यहां से Gm बटा R प्लस H का होल स्क्वायर गुणा कर दिया, और भिन्न को मैंने उल्टा भी कर दिया, यहाँ पर R स्क्वायर और Gm से Gm कट जाएगा G डैश बटा G, और आपके हो जाएगा R स्क्वायर R प्लस H का स्क्वायर। यहां से आप R को लीजिए कॉमन, R कॉमन आएगा, स्क्वायर है तो R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो R स्क्वायर 1 प्लस H बटा R का स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आपका कट जाएगा यहां से, और जी डैश बटा जी 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो साइन बदल दीजिए एच बटा आर का स्क्वायर। द्विपद प्रमेय के अनुसार आप इसको हल कर लीजिए। तो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन, कुछ घातों को नगण्य कर देते हैं तो इसे हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। यहां से देखिए जी डैश बटा जी 1 की जगह 1, एन की जगह माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस का 2, माइनस 2 एच बटा आर। यहां से जी ऊपर जाएगा तो देख लीजिए आपके पास में जी डैश छोटा हो जाएगा जी से, यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो, और पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण में क्या होती है, कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो समाकलन विधि से आपकी गति के तीनों समीकरणों की नहीं बल्कि 2 समीकरणों की व्युत्पत्ति पूछी गई थी, वो आपको खुद से कर लेनी है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। त्रुटि किसे कहते हैं? तो अभी फिलहाल जो राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस चल रहा है उसमें आपके एरर वाले टॉपिक को हटा दिया गया है वैसे तो, और आपके जो दुर्बल बल वाला जो पॉइंट है वो आपकी चैप्टर नंबर 1 में आता है, वो भी आपकी वैसे हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दूरी तथा विस्थापन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन नॉर्मल सी परिभाषाएं हैं जो कि आगे के टॉपिकों को समझाते हैं तो इनको बताना भी पड़ता है, इस वजह से आप इसको कर सकते हैं। त्रुटि किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में जितना अंतर होता है उस अंतर को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि यानी एरर कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का रियल मान कितना है और आपने कितना मेजर किया है, उनका जो डिफरेंस आएगा उसे ही क्या कहते हैं? हम त्रुटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है? तो नॉर्मल सा है, दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 एक परिभाषा के रूप में आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 अंतराण्विक बल क्या होते हैं? तो दो अणुओं के बीच में जो भी बल लगता है उसे ही हम अंतराण्विक बल कहते हैं। उत्प्लावन बल, जब किसी वस्तु को द्रव में गिराया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा जितना द्रव हटता है उसके द्वारा उस वस्तु पर जो फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसको आप देख लेते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट यानी टक्कर में, कोलिजन में कण ऊर्जा विनिमय अधिकतम होता है। तो इसका सीधा सा कारण है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा नियत रहती है, इस वजह से आपके पास इसका मान मैक्सिमम होता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 किसी उपग्रह का प्लायन वेग पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, फॉर्मूला दिया हुआ है तो विमीय विधि से सूत्र के सत्यापन करना है हमें। तो फॉर्मूला अपने पास में है 31वां, v बराबर रूट जी एम बटा आर। ये अपने पास में तीसरा न्यूमेरिकल है, यानी 2 नंबर का न्यूमेरिकल ये और एक एक नंबर के 2 आए हुए हैं, इसका मतलब 4 नंबर के न्यूमेरिकल अपने इस पेपर में है। बाकी यहाँ पर और कोई न्यूमेरिकल आपके है नहीं। ये समाकलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति है, ये भी आपके वैसे उदाहरण में ही माना जाता है, लेकिन ये आपके सूत्र स्थापना में इसको मैं मान सकता हूँ, न्यूमेरिकल में तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो भी समाकलन विधि से ही गति के समीकरणों की उत्पत्ति है, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया यहाँ पर। तो अच्छा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 34 दोनों सेम ही है। तो आपके पास में इसकी सत्यापन हमें करना है। तो देखो वेग का जो विमीय सूत्र होता है LHS में, तो v का तो आपके पास क्या हो गया L1 और t-1, राइट हैंड साइड में आ जाइए। g का हम जानते हैं m-1 L क्यूब और t-2 होता है। m का हम जानते ही हैं m1 होता है और r रेडियस है तो इसका L1। अब आप राइट हैंड को हल कर लीजिए तो RHS बराबर देखिए रूट में आपके पास में g का m-1 L क्यूब t-2 और आपके पास m1 इसका हो गया m1, r का हो गया L1, तो m1 m-1 हो गया m0। ठीक है, तो यहां से m0, L ऊपर 3 है, यहां पर 1 है तो L2 बच गया और t की घात -2 बच गया और ये हो गया रूट को हटा देंगे तो L1 t-1 और m0 है ही। LHS RHS बराबर है, इसका मतलब दिया गया सूत्र आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में है प्लायन वेग और कक्षीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो प्लायन वेग किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु
हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और अंतरिक्ष में पहुंच जाए, यानी अनंत पे चली जाए, वो पलायन वेग हो गया। और कक्षीय वेग जो है, जो कोई भी उपग्रह या जो ग्रह है जो परिक्रमण करता है जिस कक्षा में, तो जिस वेग से वो गति करता है उस वेग को क्या बोलते हैं हम, कक्षीय वेग। वैसे पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी की कक्षा में जो उपग्रह गति करते हैं तो कक्षीय वेग का मान 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी वीई जो है वो कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 33 जो है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम को सिद्ध कीजिए। तो इसके अनुसार हम जानते हैं, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण के हिसाब से F बराबर आपके पास में होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T, या DP बाई आप DT भी यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से हो जाएगा बलागुण टॉ, यहां से आपके पास में मैं इसको यूज कर लेता हूं D, यहां पर आप J भी यूज कर सकते हैं कोणीय संवेग के लिए, और L भी लगा सकते हैं। तो अपने पास में यहां पर मैं L यूज कर लेता हूं और DT। यहां पर अगर आपके पास टो का मान 0 है, यानी बलागुण शून्य है, तो dl बाई dt इसका मान 0 होगा, यानी l में परिवर्तन कितना है, शून्य है। कहने का मतलब l जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर क्या परिभाषा हुई, यदि बाह्य बलागुण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो आपके समाकलन विधि से तीनों समीकरणों की उत्पत्ति ही है। 35वां है, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। बाकी यहाँ पर सूत्र स्थापना है, ज्यादा हार्ड है नहीं। पास्कल के नियम को लिखिए। तो पास्कल के नियम आपके पास दाब पर आधारित है, समान गहराई पर आपके पास दाब का मान क्या होता है, समान होता है। सूत्र जो है वो आपके पास द्रव स्तंभ के कारण होता है रो जी एच, रो क्या है, घनत्व। तो ये आपके पास में 11th क्लास का जो पेपर था फिजिक्स का वो 2025 और 26 वाला ज्यादा हार्ड था नहीं, ज्यादा इसमें डेफिनेशन ही दी हुई थी और छोटे क्वेश्चन टाइप में बनाकर आपको मार्क्स ज्यादा दिए गए हैं, यानी एक छोटी छोटी डेफिनेशन जो है उनके भी 1.5 नंबर आपको दिए गए हैं। तो बच्चों के हिसाब से पेपर को हार्ड यहाँ पर बनाया नहीं गया है और न्यूमेरिकल थोड़े कम रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल और ऐड होने चाहिए थे। बाकी ऑल ओवर आपका पेपर जो था वो बिल्कुल आसान था और सरल भी था। उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो अच्छा ही हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे 12th क्लास के पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ होगा। नेक्स्ट में देखते हैं 12th क्लास के पेपर का सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।